हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। ये दोस्तों हेनरी नियम है, एक इम्पोर्टेंट नियम भी है हमारे हर एक पॉइंटर व्यू से, एग्जाम के पॉइंटर व्यू से, हमारे 12th एग्जाम, हमारे कंपटीशन एग्जाम, हर एग्जाम के पॉइंटर व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम इसकी सीमाएं, इसके अनुप्रयोग सब कुछ बड़े आसानी से, बहुत इजी हम समझने वाले हैं। क्लियर? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, हेनरी का नियम। तो ये बताओ, सबसे पहले तो हेनरी महोदय ने अपना जो नियम है वो दिया क्यों। तो दोस्तों आपको बता देता हूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको विलेयता पढ़ाई थी, सॉल्युबिलिटी आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी। तो नहीं देखिए तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहे हैं और देख लीजिए उस वीडियो को और फिर इस वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको दोस्तों विलेयता आपको पढ़ाई थी, मैंने गैस की द्रव्य विलेयता पढ़ाई थी, मतलब गैस का द्रव्य में घुलना पढ़ाया था। ठोस की द्रव्य विलेयता मतलब ठोस का द्रव्य में घुलना पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। ठीक है, तो दोस्तों हेनरी महोदय ने गैस की द्रव्य विलेयता, जो गैस की द्रव्य विलेयता होती है, गैस की द्रव्य विलेयता, गैस की द्रव्य विलेयता का मतलब, गैस की द्रव्य विलेयता का मतलब जो गैस है, इस गैस के द्रव्य में घुलना, गैस का द्रव्य में घुलना, गैस का द्रव्य में मिलना, समझ रहे हो ना। तो गैस की द्रव्य में जो विलेयता है, कोई गैस द्रव्य में कब ज्यादा घुलती है, कोई गैस द्रव्य में कब कम घुलती है, समझ रहे हो ना। कोई गैस द्रव्य में कब ज्यादा घुलती है और कोई गैस द्रव्य में कब कम घुलती है, इस पर दाब मतलब पी मतलब प्रेशर, इस पर दाब का प्रभाव समझाने के लिए, ठीक है, किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव समझाने के लिए हेनरी जो महोदय थे, इनका पूरा नाम है विलियम हेनरी। क्या सर? विलियम हेनरी। इन विलियम हेनरी महोदय ने सन 1802 में, मेरे भाई, कब? सन 1802 में दाब, क्या सर? दाब और गैस की मात्रा, दाब और गैस की मात्रा और दाब के मध्य में एक क्या स्थापित कर दिया, एक संबंध स्थापित कर दिया। क्या सर? एक रिलेशन स्थापित कर दिया, और वो ही रिलेशन जो है ना मेरे प्यारे, कहलाता है हेनरी का नियम। समझ रहे हैं ना। तो हेनरी महोदय ने क्यों दिया अपना नियम, कोई गैस द्रव्य में कब ज्यादा घुलेगी, कोई गैस द्रव्य में कब कम घुलेगी, इस प्रेशर मतलब दाब का प्रभाव समझाने के लिए विलियम हेनरी ने सन 1802 में, कब? सन 1802 में दाब और गैस की जो मात्रा है, इस गैस की मात्रा के मध्य एक संबंध स्थापित कर दिया, और वो ही संबंध कहलाता है हेनरी का नियम। ठीक है, अब वो संबंध हेनरी का नियम कहलाता है, हमने जान लिया क्यों दिया। अब वो संबंध है क्या, तो उस चीज पर दोस्तों हम बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा इस नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर, किस पर? ताप पर स्थिर, मतलब यहाँ पर ताप जो है ना वो कैसा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव, कोई भी आपका जो दिया गया द्रव हो सकता है, जिस द्रव में आप गैस को विलय कर रहे हो वो वाला द्रव हो सकता है, या कोई सा भी द्रव हो सकता है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस, अब वो गैस भी कोई सी हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, उस गैस को हम द्रव में विलय कर सकते हैं। कोई भी द्रव हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है, जिस गैस को हम जिस द्रव में विलय करना चाहते हैं हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की मात्रा, किसी गैस की क्या सर? मात्रा या फिर हम ऐसा कहें विलेयता, मात्रा या फिर हम क्या बोल सकते हैं, विलेयता। ठीक है, किसी गैस की मात्रा या फिर विलेयता उस पर मतलब किस पर, जो गैस है उस गैस पर, उस पर आरोपित दाब
कि कैसी होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो ये एक पात्र है हमारे पास, ठीक है। इस पात्र में मैंने एक कोई द्रव भर दिया, क्या भर दिया सर, एक कोई इसमें मैंने द्रव भर दिया, ठीक है। चलो यहाँ तक मैंने क्या भर दिया, इसमें कोई द्रव भर दिया। अब इस द्रव में क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास कोई एक गैस है। अब कोई सी भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, कोई सी भी, हाइड्रोजन हो सकती है, एल्यूबिस कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या भर दिया, इस गैस को भर दिया, ठीक है। इस गैस को मैंने क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लगा दिया पिस्टन, क्या लगा दिया मेरे प्यारे, यहाँ पर एक लगा दिया मैंने, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर समझो, तो स्थिर ताप पर, ताप इसमें स्थिर रहेगा किसी दिए गए द्रव में। तो ये हमारा कोई द्रव है, इस द्रव में किसी गैस की मात्रा, ये जो यहाँ पर जो गैस की मात्रा है, ये जो गैस की मात्रा है, यहाँ से जो हम दाब लगाएंगे उस दाब के कैसी होगी, समानुपाती होगी, ठीक है। मतलब कैसा है, मतलब क्या है, मतलब दोस्तों ये है कि यदि मैं ज़्यादा लगा दूं, दाब यदि अधिक है, दाब क्या है सर, अधिक है, तो ये जो गैस है वो द्रव में ज़्यादा मात्रा में विलय होगी, ज़्यादा मात्रा में घुलेगी। क्या बोल रहा हूँ, जब ये दाब जो है ना, पिस्टन के द्वारा दाब लगा रहा हूँ, ये दाब जो है ना वो क्या होगा, अधिक होगा, दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो ये जो गैस है वो गैस जो है वो द्रव में ज़्यादा मात्रा में घुलेगी, ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये जो दाब है वो दाब यदि कम होगा, दाब यदि क्या होगा, कम होगा, तो ये जो गैस है वो द्रव में कम मात्रा में घुलेगी, गैस की कम मात्रा द्रव में घुलेगी, समझ रहे हो ना। तो दाब अधिक होगा तो गैस अधिक घुलेगी द्रव में, और दाब कम होगा तो गैस कम घुलेगी किसमें, द्रव में। क्योंकि इसने खुद बोला है, साफ बोला है, किसी गैस की जो मात्रा होगी, मतलब जो विलेयता होगी, उस पर आरोपित दाब के कैसी होगी, समानुपाती। और समानुपाती का मतलब जानते हैं, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरा बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, समझ रहे हो ना। तो कोई दिक्कत हो गई है, बिल्कुल मेरे भाई, आई होप आप पूरा फुल समझ गए होंगे, ठीक है। आगे आपको बता देता हूँ, ठीक है, आगे लिख दे रहा हूँ, यदि गैस की मात्रा या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, मात्रा, विलेयता, ठीक है। तो यदि गैस की मात्रा मतलब द्रव्यमान स्मॉल m है बा आरोपित दाब, मतलब गैस की मात्रा का मतलब क्या है, ये जो गैस है यहाँ पर इसकी मात्रा कुछ ना कुछ मात्रा तो होगी, तो उसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। और आरोपित दाब P है, क्या है, P है तब इस नियम अनुसार क्या हो जाएगा, ये नियम क्या कहता है, गैस की मात्रा आरोपित दाब की कैसी होती है, समानुपाती होती है। तब नियमानुसार क्या हो जाएगा, स्मॉल m जो है वो किसके समानुपाती हो जाएगा प्यारे, वो हो जाएगा P के समानुपाती। किसके समानुपाती, P के समानुपाती। m क्या है, गैस की मात्रा, P क्या है, गैस आरोपित दाब, ठीक है। चलो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो मुझे आपको और सबको पता है कि एक नियतांक आता है, तो वो नियतांक हम लेंगे यहाँ पर k, क्या लेंगे, k, और k ना लेके हम लेंगे यहाँ पर kh। kh क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो नियतांक है, k तो नियतांक है, और h क्या बता रहा है कि हेनरी नियतांक है, h फॉर क्या, हेनरी, तो हेनरी नियतांक है। और ये आपका रहा p, ये रहा आपका p, तो m बराबर आपका क्या आ गया, kHp, ठीक है। जहां kh बराबर क्या है, हेनरी नियतांक, क्या है सर, हेनरी नियतांक, ठीक है। चलो ओके, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपका हेनरी नियम हो गया। ये जो है ना हेनरी नियम है, आपको कई बार काम आएगा हेनरी नियम, और कई न्यूमेरिकल करोगे जब भी काम आएगा, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, कोई गैस पर यदि दाब ज़्यादा है तो वो गैस द्रव में ज़्यादा विलय होगी, और किसी गैस पर यदि दाब कम है तो वो गैस कम
द्रव में विलय होगी। आपको पता है हमारे घर में जो सिलेंडर आता है एलपीजी गैस का, ये आपका जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो गैस है वो द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलपीजी तो गैस है, ये द्रव में कैसे आ जाती है? तो दोस्तों इस पे अधिक दाब लगाकर इसको द्रवित कर दिया जाता है, द्रव अवस्था में कर लिया जाता है अधिक दाब लगाकर। ठीक है, तो ये आपका हेनरी का नियम हुआ। ठीक है, चलो अब एक चीज याद रखो, देखो ये हेनरी का नियम हो गया, मैंने यहाँ से समझा दिया। अब एक चीज और आपको याद रखना है, यदि दोस्तों गैस की जो मात्रा है, अभी जो गैस की मात्रा थी वो किसके रूप में थी? वो किसके रूप में थी सर? वो गैस की मात्रा थी मेरे प्यारे, वो किसके रूप में थी? वो आपकी द्रव्यमान के रूप में थी। किसके रूप में थी? द्रव्यमान के रूप में थी या मात्रा के रूप में थी, यही थी ना। अब यदि दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो गैस की जो विलेयता है, ठीक है, वो किसके रूप में हो? मोल प्रभाज के रूप में हो। किसके रूप में हो? मोल प्रभाज के रूप में हो। अब मोल प्रभाज वाला हमारा टॉपिक तो अभी आया नहीं है, आएगा। ठीक है, बट अभी आपको बता दे रहा हूँ मोल प्रभाज क्या होता है। ठीक है, मोल प्रभाज एक अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन लिख रहा हूँ, यदि गैस की विलेयता, गैस की विलेयता, विलेयता मूल प्रभाज, मूल प्रभाज के रूप में होती है, रूप में होती है, तब यदि आपकी जो गैस है, जो गैस की जो विलेयता है ना, गैस का द्रव में घुलना है, या फिर हम ऐसा बोलें गैस की जो मात्रा है, ठीक है, अभी गैस की मात्रा किसके रूप में है? एम के रूप में। ठीक है, या फिर हम ऐसा कहें कि द्रव्यमान के रूप में है। किसके रूप में है? अभी द्रव्यमान के रूप में है गैस की मात्रा। ठीक है, लेकिन अब यदि गैस की मात्रा आपको मूल प्रभाज के रूप में मिल जाए, मूल प्रभाज, और मूल प्रभाज को हम एक्स से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एक्स से व्यक्त करते हैं। तो यदि ये मूल प्रभाज के रूप में मिल जाती है मेरे प्यारे, तो आगे आपका क्या कंडीशन बनेगी? ठीक है, तो आपका आगे आपकी ये कंडीशन बनेगी, मूल प्रभाज के रूप में होती है, तब गैस का जो आंशिक दाब होता है, क्या होता है? आंशिक दाब, तब गैस का आंशिक दाब मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, अब ये मोल प्रभाज क्या है? तो मोल प्रभाज क्या होता है? एक अनुपात होता है, मतलब किसी पदार्थ का मोलों के अनुपात के रूप में रहना। कोई भी जो पदार्थ है वो मोलों के अनुपात के रूप में रहना मोल प्रभाज कहलाता है। आगे इस चीज़ पे हम और बात करेंगे। ठीक है, तो गैस का आंशिक दाब मोल प्रभाज के कैसा होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तो आंशिक दाब मतलब P और मोल प्रभाज मतलब X। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, यहाँ से फिर से आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, वो भी आपका क्या होगा? KH, क्योंकि हेनरी नियतांक है। ठीक है, और ये X, यहाँ से KH की वैल्यू निकालेंगे तो ये P अपॉन क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। ठीक है, P क्या है? P क्या है? आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब। ठीक है, और ये क्या है? मूल प्रभाज। क्या है? मूल प्रभाज। तो ये दोस्तों मैंने फॉर्मूला भी आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ज़्यादा क्रेज में है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इस चीज़ को यहाँ पर बता दिया, इस चीज़ को यहाँ पर समझा दिए, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादा आते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ KH है, तो KH बराबर क्या होगा? आंशिक दाब अपॉन मूल प्रभाज, आंशिक दाब अपॉन मूल प्रभाज। ठीक है, बाकी हमारा ये ज़्यादा याद रखना है। यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है 3 नंबर के लिए तो आप यही बताना, और ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको समझा दी, बता दी। ठीक है, क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब हम दोस्तों इस हेनरी नियम की सीमाएं और इस हेनरी नियम के अनुप्रयोग देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको हेनरी नियम की जो है ना सीमाएं बता देते हैं, सीमाओं को समझा देते हैं। तो दोस्तों हेनरी नियम में हमने आपको बता दिया था, समझा दिया था कि हेनरी नियम
आपको केवल और केवल दाब का प्रभाव समझाता है। किसका समझाता है? दाब का प्रभाव समझाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो हेनरी नियम है इसकी पहली सीमा है कि इसके लिए दाब जो है ना कम होना चाहिए। देखो दाब होना तो चाहिए, दाब का प्रभाव तो समझाता है, दाब का प्रभाव तो समझाता है, लेकिन दाब जो है ना वो आपका कम होना चाहिए, अत्यंत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ताप का जो है ना अधिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए दाब कम होना चाहिए तथा ताप जो है ना वो अधिक होना चाहिए। अर्थात क्या है? अर्थात दोस्तों जो आपकी गैस है, देखो गैस को हम द्रव में विलय करते हैं, गैस की द्रव में विलयता हम समझते हैं, तो जो गैस है वो एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना चाहिए। और आदर्श गैस एक वही गैस होती है जिसमें जो दाब है ना होना तो चाहिए लेकिन दाब कम होना चाहिए। ठीक है, ताप की अपेक्षा कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है गैस का विलायक। विलायक मतलब जो गैस है, जिस गैस को जिस द्रव में हम विलय कर रहे हैं। ठीक है, तो गैस का विलायक के साथ यौगिक निर्माण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई एक द्रव भरा हुआ है, ठीक है, और इस द्रव में हम कोई गैस को विलय कर रहे हैं तो वो गैस इस द्रव के साथ कोई यौगिक निर्माण कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यौगिक निर्माण उसका नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो आपकी गैस है वो द्रव के साथ संगुणित हो जाए, या फिर जैसे ही इस द्रव के साथ मिले तो वो वियोजित हो जाए। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। संगुणित का मतलब मिलना, ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होना चाहिए। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? दूसरा हमारा पॉइंट कहता है गैस का विलायक मतलब द्रव के साथ यौगिक निर्माण नहीं होना चाहिए, अर्थात गैस का द्रव के साथ संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दाब का प्रभाव तो बताता है, लेकिन इसमें दाब जो है ना वो लिमिटेड होना चाहिए, ताप की अपेक्षा तो कम ही होना चाहिए। क्लियर? चलो दोस्तों, तो ये इसकी क्या थी? हेनरी नियम की सीमाएं थी। हेनरी नियम की क्या है? 2 सीमाएं, और आपको 2 ही सीमाएं पढ़ना है। और अब हम हेनरी नियम के जो है ना अनुप्रयोग पर बात करते हैं। ठीक है, तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग, तो हेनरी नियम का दोस्तों जो अनुप्रयोग है, और वो अनुप्रयोग नंबर 1 हमारा क्या है? कार्बनिक पेय पदार्थों के उत्पादन में। मतलब जैसे आपका ये कोको कोला बनता है, बियर बनता है, स्प्राइट बनता है, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। इन कार्बनिक जो पदार्थ हैं इनके उत्पादन में कहाँ पर हेनरी नियम लगता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है वो देखो। ठीक है, तो हमारा क्या है? हेनरी नियम का पहला अनुप्रयोग कार्बनिक पेय पदार्थों के उत्पादन में। ठीक है, चलो देखो, मृदु पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता। देखो मृदु जब पेय पदार्थ बनाए जाते हैं तो उसमें CO2 मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसमें मिलाई जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कोका कोला, स्प्राइट जब आप पी लेते हो तो उसके बाद डकारें ज़्यादा आती हैं। डकारों के थ्रू क्यों आती हैं डकारें? क्योंकि वो डकारों के थ्रू जो CO2 उसमें मिली होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, चलो, तो कार्बनिक पदार्थों के जो है ना उत्पादन में, तो मृदु पेय पदार्थों में CO2 है इसकी विलेयता बढ़ाने के लिए, इसको मिलाने के लिए, जो CO2 है इसको मिलाने के लिए जो बोतलें होती हैं मिरिंडा की, कोका कोला की, स्प्राइट की, इन बोतलों को उच्च दाब पर, कौन से दाब पर? उच्च दाब के अंतर्गत सील बंद किया जाता है। उच्च दाब के अंतर्गत क्या किया जाता है? सील बंद किया जाता है। और जब बोतल को वायु में खोला जाता है, और जब हम मार्केट से बोतल या दुकान से बोतल लेते हैं और खोलते हैं, ठीक है, तो विलयन के ऊपर CO2 का आंशिक दाब घट जाएगा, क्योंकि उस बोतल को हम खोल देंगे, उसका ढक्कन, उसका कैप है, खोल देंगे। परिणाम स्वरूप जो CO2 उसमें जो भरी होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। हम देखते हैं जब कोका कोला को खोलते हैं, है ना, तो उसमें से एक आवाज़ आती है, एक गैस बाहर निकलती है, तो वो कौन सी गैस निकलती है? CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, तो अब बोलोगे सर यहाँ पर हेनरी नियम यूज़ कहाँ हो रहा है? तो देखो दाब घट रहा है, दाब बढ़ रहा है, दाब यहाँ अधिक है, दाब यहाँ कम है, मतलब दाब का उपयोग इसमें हो रहा है। और जहाँ दाब का उपयोग गैस के लिए होता है वो हेनरी नियम है, तो यहाँ पर गैस के लिए दाब का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, तो मृदु पेय पदार्थों के उत्पादन में भी हम किसका उपयोग करते हैं? हेनरी का नियम का। अब जैसे एग्जाम में आया तो आपसे जैसे यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, क्या होता है कार्बनिक पेय पदार्थों में हेनरी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, या फिर
है ना, ऐसा बोल सकता है। कार्बनिक पेय पदार्थों के लिए हेनरी का कहाँ उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, तो ये आप समझा सकते हो उसके लिए, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोरों द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्यों, ठीक है। तो मैं इसको बताऊंगा, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका दूसरा अनुप्रयोग है हेनरी नियम का, कि हेनरी नियम का कहाँ उपयोग किया जाता है, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोरों द्वारा हेनरी नियम का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखो आप समझो यहाँ पर, ठीक है। चलो, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम व O2, हीलियम व कर लेना, हीलियम व O2 के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक दाब पर रक्त में कम मिले होती है, ठीक है। जो हीलियम गैस है वो अधिक, देखो जैसे ही कोई व्यक्ति गोताखोर जो होता है वो समुद्र में सांस लगाएगा, मतलब पानी के जल के नीचे जाएगा। अब जल के नीचे जाएगा तो ऊपर क्या होगा, इसके जल होगा, ऊपर जल होगा तो ऊपर से जल क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, मतलब दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिक दाब जब होगा तो जो हीलियम गैस है वो क्या होगी, नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम घुलेगी, रक्त में कम घुलेगी, और रक्त में कम घुलेगी तो हमें ना जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ठीक है, अधिक दाब पर रक्त में कम विलय होती है, ठीक है, ओके। अब यदि, ठीक है, यहाँ पर कम विलय होती है, अब यहाँ पर यदि लिखना है, यदि गहराई में सांस लेने के लिए, गहराई में सांस लेने की वायु के लिए केवल वायु का उपयोग किया जाता है, हीलियम का उपयोग ना किया जाए, केवल किसका उपयोग किया जाए, वायु का उपयोग किया जाए, तो उसमें उपस्थित वायु में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है 78%। तो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन अधिक दाब पर, जैसे ही दाब बढ़ेगा तो अधिक दाब पर रक्त में विलय हो जाएगी, रक्त में मिल जाएगी, ठीक है। और हमारा जो रक्त है केवल ऑक्सीजन के साथ काम करता है, नाइट्रोजन के साथ काम नहीं करता, ठीक है, विलय हो जाती है। और गोताखोर जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसके शरीर में अचानक दर्द हो सकता है, ठीक है, फपोले हो सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, आदि की शिकायत मेरे भाई उसको हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्यों। तो आप जैसे ही ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब ये देना है, ठीक है, पूरा क्लियर। आप एक एक चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट लेके समझो इस चीज़ को, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, और हम इसका तीसरा अनुप्रयोग देख लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, इसका हम तीसरा अनुप्रयोग देख लेते हैं। और हमारा इसका तीसरा अनुप्रयोग है पर्वतारोहियों अथवा ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है। जो लोग पर्वत पे रहते हैं या जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं उनके लिए भी हेनरी नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो, ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब पृथ्वी से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे या पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो जो दाब है वो आपका घट ही जाता है, तो आंशिक दाब कम होगा ही होगा। परिणाम स्वरूप ऊंचाई पर रहने वाले लोग अथवा पर्वतारोहियों में रक्त अथवा ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता, भाई जब दाब कम रहेगा, ऑक्सीजन दाब कम रहेगा तो जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। जब दाब कम रहेगा तो जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में और ऊतकों में नहीं जा पाएगी, नहीं जाएगी तो सांद्रता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इस कारण दुर्बलता, जो पर्वतारोही होते हैं वो दुर्बल होते हैं अथवा सोचने समझने की क्षमता में कमी का जो है ना अनुभव करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, जो ऑक्सीजन है पर्याप्त हमारे ब्लड में नहीं जा पाती, ऊतकों में नहीं जा पाती, तो वो दुर्बल रहते हैं और सोचने समझने की क्षमता जो होती है उनके अंदर कम होती है, ठीक है। इस रोग को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, एनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना कि हेनरी नियम का ये अनुप्रयोग है तीसरा अनुप्रयोग। तो ये 3 अनुप्रयोग आपको लिखना है, इनकी फुल थ्योरी आपको लिखना हो लिखना, नहीं लिखना मत लिखना, मैंने आपको समझा दिया है। बट आपको करना क्या है, 3 अनुप्रयोग आपको ये जो एक नंबर के जो है ना वो याद रखना है, ठीक है। कैसे, जैसे आपने ये याद रख दिया कि पर्वतारोही तो ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए अनुप्रयोग नंबर ये हो गया, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए, ठीक है। और ये पहला आपका कार्बनिक पेय पदार्थों के उत्पादन में। तो इस टाइप से ये आपके हेनरी नियम के क्या होगा मेरे प्यारे, अनुप्रयोग होगा, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।